अभी क्या करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो स्पेशली क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वाइवा में पूछे जाते हैं, राइट, तो उसको डिस्कस करेंगे। और वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे भी पता होना चाहिए हमें, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है स्पेसिफिक आयोनाइजेशन, राइट। स्पेसिफिक आयोनाइजेशन क्या है? स्पेसिफिक आयोनाइजेशन इज the number of ion pairs produced by radiation per unit path length, right? Per unit path length पे, right, कितना? number of ions pair produced by the radiation, ये डिफिनेशन क्या है जो है वो स्पेसिफिक आयोनाइजेशन का है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पाथ लेंथ लेंगे। जैसे मान लो कि रेडिएशन जो है वो मीडियम में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, राइट, और इस जैसे ये ट्रेवल करेगा ये आयन पेयर्स बनाएगा, राइट, निगेटिव और पॉजिटिव, राइट। तो ये क्या करना है? पहले तो ये पाथ लेंथ इसका देखना है। दिस वन विल बी द पाथ लेंथ। और इसमें नंबर ऑफ आयन पेयर्स काउंट कर लेंगे। तो आयन पेयर्स काउंट जो भी आएगा, नंबर ऑफ आयन पेयर्स डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, राइट, विल बी द स्पेसिफिक आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक आयोनाइजेशन। यूजुअली पर सेंटीमीटर ऑफ एयर ऐसे करके ये साइटेड होता है, पर सेंटीमीटर ऑफ एयर। मतलब इसको, इस डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और नंबर ऑफ आयन पेयर्स डिवाइडेड बाई टोटल सेंटीमीटर जो होगा, तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। या पर माइक्रोमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, एयर में पर सेंटीमीटर और सॉफ्ट टिश्यू में माइक्रोमीटर, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस, उससे डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। दूसरा वैल्यू, दूसरा एक आते हैं द डब्ल्यू वैल्यू, राइट। ये क्या है? The W value is the average energy required to produce an ion pair in a medium. मतलब एक आयन पेयर बनाने के लिए, राइट, कितनी एनर्जी चाहिए, एवरेज एनर्जी कितनी होती है, ऐसे एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन पूछता है कि एयर में आयोनाइज करना है, एयर को आयोनाइज करना है, तो एवरेज एनर्जी कितनी चाहिए एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो वो वैल्यूज कितना है? इन एयर 33.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वाटर में ये है 35 इलेक्ट्रॉन। सो आपको याद रखना है अराउंड 34 के आसपास जो है, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी जो है वो लगती है एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने में, राइट। तीसरा स्मॉल कॉन्सेप्ट है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर का। डिफिनेशन ऐसे ही पूछते हैं, व्हाट इज लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। एलईटी, इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एलईटी। सो एलईटी इज डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट पाथ लेंथ। क्या है? एवरेज एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट पाथ लेंथ। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आयन पेयर पर यूनिट पाथ लेंथ है स्पेसिफिक आयोनाइजेशन में। यहाँ पे क्या है? लीनियर एनर्जी ट्रांसफर में एवरेज एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट ऑफ पाथ लेंथ। फॉर एक्सरे एंड गामा रे जो है इसका वाटर और सॉफ्ट टिश्यू में जो एलईटी जो है जो एक्सप्रेस करते हैं, तो उस समय पे क्या करते हैं? KeV डिवाइडेड बाई माइक्रोमीटर। हमने बोला ना, यहाँ पर भी बोला था कि और सॉफ्ट टिश्यू की बात जब आती है तो हम माइक्रोमीटर में ये डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर भी एलईटी भी जो होगा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइक्रोमीटर एक्सप्रेस होगा, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है द एफ वैल्यू एक होता है, इसको बोलते हैं एफ वैल्यू को रैड्स, जो एनर्जी थी, राइट, एब्जॉर्ब डोज की, रैड्स पर रोंजन, मतलब एक रोंजन का एक्सपोजर होगा तो जो डोज एब्जॉर्ब हो रहा है 1 रैड का,
तो ये बोल रहे हैं रैड पर रोंजन, मतलब एक रोंजन में कितना रैड, समझ लो। रैड पर रोंजन इज ऑल्सो नोन एज एफ वैल्यू। और न्यूक्लियर मेडिसिन में जो हमारे काम का है वो है कि गामा एंड एक्सरे एक्सपोजर फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10 to 511 keV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली देख लो हम लोग अप टू पेट वाला जो है पोजिट्रॉन इनहेलेशन जब होता है तो जो गामा फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 511 केवी है, राइट। तो यही एनर्जी रेंज है, इसी को एब्जॉर्ब होना है, राइट। इसी से एक्सपोजर लगना है और इसी की एनर्जी राइट में कन्वर्ट होनी है, करेक्ट। सो मोस्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन वर्कर, तो उनकी बॉडी में जो एनर्जी डेसिपेट होगी या एब्जॉर्ब होगी, एज वेल एज फॉर पेशेंट, राइट। चाहे पेशेंट की बॉडी में हो या न्यूक्लियर मेडिसिन वर्कर की बॉडी में जो रेडिएशन एक्सपोजर होगा, जो एब्जॉर्ब होगा बिकॉज ऑफ सम रोंजन एक्सपोजर, राइट, it falls at 0.97 rad पर रोंजन। मतलब 1 रोंजन का जब एक्सपोजर लगता है तो 0.97 रैड की एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है, करेक्ट। वो और यू कैन जस्ट सी 0.97 है, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा 1 रैड पर रोंजन। मतलब क्या एक रोंजन का एक्सपोजर जो है से 1 रैड का डोज जो है वो एब्सॉर्ब होगा। ये मोटा मोटी आपको हिसाब लगाना न्यूक्लियर मेडिसिन। सो एक्सपोजर जो होगा ये एयर में यदि 1 mR पर आवर का एक्सपोजर है और आप वहां पे खड़े हैं तो आपको डोज क्या लगना है 1 मिली रैड पर आवर सॉफ्ट टिश्यू आपका जो है ये एब्जॉर्ब करेगा फॉर एक्सरे एंड गामा एक्सपोजर का, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रूटीन प्रैक्टिस में आपको यूज करना चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है। Competent authority, right? Competent authority is any official or authority, right, which have been appointed, या तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ, approved और recognized by the government of India। किसके लिए? For the purpose of the rules, right? जो for the purpose of the rules promulgated under the Atomic Energy Act 1962। मतलब कि वो ऑफिशियल और अथॉरिटी जिसको हमने अपॉइंट किया है या अप्रूव किया, रिकॉग्नाइज किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस काम के लिए? ताकि जो भी एटॉमिक एनर्जी एक्ट में जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसको प्रोपेगेट करना, उसको इन्फोर्स करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। जिसके पास ये अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला जाएगा उसको, उस ऑफिशियल को प्रोड्यूस ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो AERB का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? चेयरमैन ऑफ द AERB। Chairman AERB is the competent authority to for the regulating Atomic Energy Act जो भी है in the India, right? Correct? तो AERB का चेयरमैन competent authority है कि जो रेगुलेट करेगा, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। इट इज फॉर radiotherapy also, for all basic for all radiation sources or radiation facility which is installed all over the India, right? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कंटामिनेशन। किसको कंटामिनेशन बोलेंगे? द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन और ऑन द मटेरियल, किसी मटेरियल पे या मटेरियल के इनसाइड, इन और ऑन मटेरियल्स द ह्यूमन बॉडी पे
या अदर प्लेस पे, राइट, कहीं भी हो, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इन और ऑन, किसी मटेरियल पे हो, ह्यूमन बॉडी पे हो, या अदर प्लेसेस, इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटीज, राइट, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटीज स्पेसिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्पेसिफाई किया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का अमाउंट कि इतना तक हो सकता है किसी भी मटेरियल में, राइट, ह्यूमन बॉडी में हो सकता है, कोई अदर प्लेस पे हो सकता है, राइट, लेकिन उससे ज्यादा यदि हो गए, एक्सेस हो गया एक्टिविटी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन बोलेंगे, इनसाइड या ऑन द, राइट, तब उसको कंटामिनेशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डीकमीशनिंग का। डीकमीशनिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच ए न्यूक्लियर और रेडिएशन फैसिलिटी, रेडिएशन फैसिलिटी जहां पे हम लोग रेडिएशन यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी मतलब जहां पे रेडियो आइसोटोपिक प्रोडक्शन हो सकता है, पावर प्लांट न्यूक्लियर लगे हो सकते हैं, राइट। सो न्यूक्लियर और रेडिएशन फैसिलिटी इज फाइनली टेकन आउट ऑफ ऑपरेशन, मतलब उसके जो ऑपरेशन में था उसको वहां से हटा देना, राइट, इन ए मैनर, किस तरीके से, दैट प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, द पब्लिक एंड द इन्वायरमेंट। मतलब डीकमीशनिंग के प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है कि जब भी जो भी रेडिएशन फैसिलिटी और न्यूक्लियर फैसिलिटी को के ऑपरेशन को हम वहां से हटा रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट, राइट, उस समय पे क्या होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ द वर्कर, उसको सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सेफ्टी ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन उनको देना है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स को, पब्लिक को भी ध्यान में रखना है और इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, राइट। तो जब भी डीकमीशन होगा कोई भी फैसिलिटी, यदि रेडिएशन सोर्स उसमें है तो उसकी प्रॉपर डिस्पोजल्स आपको करना है, या जो कुछ भी उसमें मटेरियल है जिससे हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द वर्कर, पब्लिक और इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है, दैट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ क्लियरली। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आदमी डीकमीशन करेगा। इसीलिए जब हम लोग डीकमीशनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय पे AERB एक लेटर मांगती है हमसे कि कौन डीकमीशन करेगा। तो जो डीकमीशन करेगा, राइट, वो लेटर लिख करके देगा कि हम आपकी फैसिलिटी को डीकमीशन करेंगे, और उसके बाद वो लेटर देने के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो कुछ भी हजार्डस मटेरियल उसमें है, राइट, जिससे पब्लिक, वर्कर और इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, उसके प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करे कि उससे उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। सो डीकमीशनिंग का ये पार्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन है द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ कंटामिनेशन बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। मतलब कि जो कंटामिनेशन हुआ है उसको रिमूव करना या रिड्यूस करना। मतलब कंटामिनेशन का क्या डेफिनेशन था, जो एक्टिविटी जो है स्पेसिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन और इन द मटेरियल या ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। तो उस जो एक्सेस क्वांटिटी में है उस एक्सेस क्वांटिटी को या तो रिमूव कर देना, बिल्कुल हटा दो, या कम कर देना। जो प्रोसेस है और किस तरीके से करो, या तो फिजिकल मीन्स से यूज करो या केमिकल यूज करके उसको कम करो या रिमूव करो, राइट। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या है, डीकंटामिनेशन। ठीक है मैम। लाइसेंस, राइट।
लाइसेंस का डिफिनेशन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रेगुलेटरी कॉन्सेंट, राइट? एक पेपर है, वो कॉन्सेंट है बस, इट इज टाइप ऑफ रेगुलेटरी कॉन्सेंट है, राइट? ग्रांटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी। किसने दिया, ग्रांट किया? वो कॉन्सेंट रेगुलेटरी बॉडी ने। किस चीज के लिए? फॉर ऑल सोर्सेज, practices and use for nuclear facility involving nuclear fuel cycle and also certain categories of radiation facilities. Right? क्या बोला? कि एक चीज बोला कि इट इज अ टाइप ऑफ रेगुलेटरी कॉन्सेंट है जिसमें एक ग्रांटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी कि आप क्या कर सकते हो, सोर्सेज जो है यूज कर सकते हो, सोर्स फॉर ऑल सोर्सेज, जो भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है उसको यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड यूज फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, राइट? सोर्सेज एंड प्रैक्टिस मतलब उस सोर्स का जो यूज, जो भी, जैसे मान लो कि हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं, तो जो हमें लाइसेंस मिलेगा, राइट, वो लाइसेंस जो होगा वो किस चीज के लिए होगा कि हम एक प्रैक्टिस यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे एक न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, एक रेडिएशन टाइप अंडर रेडिएशन फैसिलिटी, ये जो है अंडर रेडिएशन फैसिलिटी के अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन आता है, करेक्ट? सो इसके लिए जो हमें लाइसेंस मिला है, मीन्स जो भी सोर्स वहां से आएगा उसको हम अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट? उसके लिए ऑथराइजेशन है, बेसिकली ये रेगुलेटरी कॉन्सेंट है। ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यूज होता है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन हो रहा है या रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। वो एक ऑथराइजेशन है बेसिकली कि भाई आप कर सकते हो, उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया। इट ऑल्सो मीन्स क्या कि अथॉरिटी गिवन बाय द रेगुलेटरी बॉडी टू ए पर्सन टू ऑपरेट द अबव फैसिलिटी। इस लाइसेंस का मतलब ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे हमारे यहाँ लाइसेंस है डायरेक्टर को, राइट, कि वो न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी चला सकता है, समझ गए? उसमें जो सोर्स यूज होगा उसको यूज करके पेशेंट सर्विसेज और बाकी जो चीजें हैं वो कर सकता है, ये बोल रहा है। इट ऑल्सो मीन्स द अथॉरिटी गिवन, उसको पावर दिया गया बाय द रेगुलेटरी बॉडी, किसके लिए? टू ए पर्सन, एक पर्सन को टू ऑपरेट द अबव फैसिलिटी, मतलब उसको आप चालू करो, आप काम कर सकते हो उसको, करेक्ट? तो ये था लाइसेंस का मतलब। रेडियो एक्टिव वेस्ट, किसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलेंगे? तो बोल रहे कि मटेरियल, वो क्या, वॉट एवर बी इट्स फिजिकल फॉर्म, वो चाहे किसी भी फिजिकल फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म, किसी भी फिजिकल फॉर्म में हो, राइट? रिमेनिंग फ्रॉम प्रैक्टिसेस, मतलब मान लो कि और इंटरवेंशंस, जैसे मान लो कि कोई इंटरवेंशन प्रोसीजर किया आप, या कोई भी प्रैक्टिस किया, जैसे मान लो प्रैक्टिस मतलब कि आपने रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर किया, उसको पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए, राइट, इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद भी सिरिंज में एक्टिविटी बच जाती है, इल्यूशन के बाद भी कुछ एक्टिविटी रेडियो फार्मेसी में बच जाती है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर प्रैक्टिस, रिमेनिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, राइट? वो प्रैक्टिस में जो यूज होना था वो यूज हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो बच गया, करेक्ट, या इंटरवेंशन से बचा, फॉर विच नो फर्दर यूज इज फोरसीन, मतलब जो बचा हुआ है उसका फर्दर यूज कोई नहीं दिख रहा है कि हम इसको फिर यूज नहीं कर सकते, तो वो चीज जो है लेवल्ड होगा एज ए रेडियो एक्टिव वेस्ट, राइट? इट कैन बी, ये क्या हो सकता है, दैट कैन contains or is contaminated with radioactive substance, right?
मतलब ये तो मटेरियल की बात करी कि जो मटेरियल बच गया बेसिकली, पहले वाले लाइन में मटेरियल की बात करी कि जो प्रैक्टिस करने के बाद या इंटरवेंशन करने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है, जिसका हमें फर्दर यूज नहीं दिख रहा है, तो वो तो वेस्ट हुआ। और यदि वो ये क्या है, हो सकता है कि वो कंटामिनेटेड हो या वो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कंटेन करता हो, मतलब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही हो, एंड हैज एन एक्टिविटी और एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन राइट हायर देन द लेवल फॉर क्लियरेंस फ्रॉम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि वो एक्टिविटी ज्यादा है या उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके लिए, और कितना ज्यादा है, हायर फ्रॉम द लेवल ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल लगता है। ऐसा नहीं है कि वो रेगुलेटरी कंट्रोल जो है नहीं लगेगा, मतलब उसको यदि कहीं भी आपको मतलब इतनी ज्यादा एक्टिविटी है कि उसको इधर से उधर मूव करने के लिए आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। ऐसा मटेरियल हो सकता है कि आप ऐसे कहीं भी मूव नहीं कर सकते, समझ गए राइट? तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सपोजर टू विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलेटरी कंट्रोल, मतलब क्या हुआ कि उससे जो एक्सपोजर लगेगा लोगों को, वो जो है कुछ AERB ने और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उनकी क्वांटिटी को एज ए एग्जम्प्ट सोर्स की तरह यूज करा है राइट। मतलब उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, तो उतना होते ही होता है, वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन उससे यदि ज्यादा एक्टिविटी है तब आपको परमिशन उससे लेना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है एक्सपोजर टू विच इज नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब इतनी एक्टिविटी है कि उससे जो एक्सपोजर लगेगा वो एग्जम्प्टेड में नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको एग्जम्प्ट नहीं किया उस एक्सपोजर को राइट। तो वो वेस्ट जो होगा वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा। थैंक यू राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्पोजल एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इसमें क्या है, द इम्प्लेसमेंट ऑफ वेस्ट in a repository without the intention of retrieval or the approved direct discharge of waste into the environment with subsequent disposal। तो डिस्पोजल को क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन कि आप ऐसी जगह पे रिपोजिटरी में डाल दीजिए जिसका इंटेंशन नहीं है कि हमको फिर रिट्रीव करना और उसको यूज करना है, ऐसी जगह उसको रख देना राइट, वो उसको डिस्पोजल बोलेंगे एक। या किसको, अप्रूव्ड डायरेक्ट बोल रहे हैं, अप्रूव्ड डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट राइट। जो वेस्ट जो जनरेट हुआ था उसको डायरेक्टली आप इन्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हो, अप्रूव्ड लाइन है आपके पास कि आप यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हो, ये लिमिट डिस्चार्ज कर सकते हो करेक्ट, पर डे वो भी स्पेसिफाइड होता है, पर मंथ, नॉट एक्सीडिंग सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। और फिर उसके बाद जिस ड्रेनेज सिस्टम में आप डिस्चार्ज करोगे वहां से फिर सब्सिक्वेंट जो होगा उसका डायल्यूशन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके वार्ड से एक्टिविटी आ रही है डिलेट टैंक में, डिलेट टैंक को खोलोगे तो वहां पे परमिशिबल लिमिट आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आप ऑथराइज हो वहां से ओपन करोगे, उसके बाद वो फर्दर हॉस्पिटल के ड्रेनेज सिस्टम जो है सीवरेज सिस्टम है उसमें भी जाकर के वो डाइल्यूट होता जाएगा राइट। तो दैट विल गो अंडर द ये वेस्ट डिस्पोजल में जाएगा राइट। और ये भी जो है इन रिपोजिटरी विदाउट, जो बोला इन प्लेसमेंट ऑफ वेस्ट इन रिपोजिटरी विदाउट इंटेंशन ऑफ रिट्रीवल, मतलब ये भी जब भी आपको करना है, चूंकि ऑलरेडी आपके पास उसमें एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए इस ढंग से रिपोजिटरी भी जो बना होगा उसके भी रख रखाव की फैसिलिटी ऐसी होगी कि इन्वायरमेंट, पब्लिक और रेडिएशन वर्कर जो भी होगा उसको एक्स्ट्रा रेडिएशन दैट नीड्स टू बी इंश्योर्ड। दूसरा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज जो है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स
into the body of a patient by oral route, by inhalation और injection. मतलब बेसिकली इसमें क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल चाहे ह्यूमन बॉडी में बाई ओरल दे दो या इनहेलेशन करो या इंजेक्शन से दो, राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंफर्टर. कंफर्टर जो है वो इंडिविजुअल हैं जो नोइंगली, उनको पता है ऑलरेडी कि आई एम गोइंग टू बी एक्सपोज्ड while helping the person, right? While helping the patient, basically. तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स knowingly, उसको पता है, knowingly exposed while voluntarily helping other than in their employment or occupation. मतलब वो अपने एम्प्लॉयमेंट में, जैसे मान लो कि जिसके लिए उसको रखा गया है, इम्प्लाई किया गया, तो वो कंफर्टर नहीं बनेगा. उसको हेल्प करना काम है तो वो नहीं बनेगा, वो नहीं, उसको कंफर्टर नहीं बोलेंगे. वो बंदा जो है अदर देन दिस एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में नहीं, उसका ऑक्यूपेशन नहीं है दूसरे को हेल्प करना. जो एक नॉर्मल आदमी हो सकता है, उसको पता है कि मुझे एक्सपोजर लगेगा, बट फिर भी वो वॉलंटरीली वो क्या कर रहा है, हेल्प करना चाहता है इन द केयर, सपोर्ट, उसको पेशेंट को केयर करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एंड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग मेडिकल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट. मतलब डायग्नोसिस दिया जा रहा हो या थेरेपी दिया जा रहा हो, उस दौरान कोई भी आदमी पेशेंट का केयर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो रेडी है, वॉलंटरली रेडी है और कर रहा है, ये जानते हुए कि मुझे एक्सपोजर लगेगा, राइट. उसको बोलेंगे कंफर्टर. ठीक है. लाइसेंसी इट इज लाइसेंसी इज ए पर्सन टू whom लाइसेंस इज गारंटेड. उसको लाइसेंस दिया हुआ है, राइट, बाय द competent अथॉरिटी अंडर द रेलिवेंट रूल्स. तो जो भी लाइसेंस आपको मिलता है किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, उस लाइसेंस में ऑलरेडी लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस. उसी को रेलिवेंट रूल की बात कर रहा है. कोई भी आप देख लो, न्यूक्लियर मेडिसिन जो भी आप लाइसेंस अप्लाई करोगे, नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस. जैसे मान लो कि आपको रेडियो फार्मेसी का जनरेटर आप ले रहे हो और उसके लिए आपको ऑथराइज किया गया है कि मोलिटेक जनरेटर आप ले सकते हो, आप यूज कर सकते हो, वो दे दिया. लेकिन वो देगा कि रूम ऐसा होना चाहिए, वाल्स जो होना चाहिए बिल्कुल फिनिश्ड होना चाहिए, इतने स्मूथ होना चाहिए कि बीच में यदि मान लो कि कंटामिनेशन हो या तो उसको वॉश करना इजी हो, राइट, वॉशेबल होना चाहिए वाल. तो इस टाइप के अलग अलग कंडीशंस जो वो हमेशा उसमें मेंशन होगा आपको. वो जैसे वो कंडीशन वायलेट होगा, देन your license can be cancelled. Any doubt? Then I will answer. Okay, thank you.